भाषा हिंदी भाषा परिवार में मैं रेखा सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम हल करने वाले हैं हिंदी का मूल्यांकन कार्यपत्रक। यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं, आंकलन कार्यपत्रक या मूल्यांकन कार्यपत्रक क्रम संख्या 3, जो कि आपको मिला है 21 अगस्त 2021 को। आइए इसको हल करते हैं। और आप सभी जानते हैं डीओई की तरफ से वर्कशीट के साथ साथ 10th क्लास के लिए आपके असेसमेंट भी आ रहे हैं, मूल्यांकन पत्र भी आ रहे हैं, और हिंदी में अभी तक कुल 2 मूल्यांकन पत्र आ चुके हैं जो कि हमारे अपठित गद्यांश से संबंधित थे। आज का हमारा जो आंकलन कार्यपत्रक है या मूल्यांकन कार्यपत्रक है, इसमें भी आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, गद्यांश दिया गया है जो कि अपठित है, आपने पहले नहीं पढ़ा है। इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, और यहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं आप पहले ही देख सकते हैं, ये हमारे बहुवैकल्पिक है, यानी कि एक प्रश्न के 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। सबसे सही विकल्प के साथ आपको जाना है, क्योंकि जो हमारी परीक्षाएं होने वाली है उसमें जो पहला सेमेस्टर है जिसकी परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर के आसपास होने वाली है, उसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी बहाने हमारा अभ्यास हो जाता है, अच्छे से हमारी पुनरावृत्ति हो जाती है। आइए सबसे पहले अपने अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख यानी कि सामने बने गोलों को पेंसिल या पेन से भरिए। और इसी तरीके से आपको गोले भरने होंगे। आपको मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, OMR शीट आपको मिलेगी परीक्षा में। तो यहाँ पर जो गोले हैं, सही गोले के सामने, सही विकल्प के सामने जो गोला दिया गया है उसको आपने क्या करना है, भरना है, उसको पूरी तरह से गोला भरना है। आइए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। हमारे देश विविधता से भरा देश है। तो यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसे होना चाहिए था, हमारा देश विविधता से भरा देश है। विविधता यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है, मौसम में बहुत विविधता है, लोगों में बहुत विविधता है, संस्कृति में बहुत विविधता है। तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग यहाँ पर है, एक जैसे लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। अलग अलग राज्यों में जो कला है, संस्कृति है, मौसम है, मानसून का आगमन है, किस तरीके से होता है, ऋतुएं अलग अलग होती हैं, तो सारी चीज़ों में बहुत विविधता है। यहाँ की ना सिर्फ संस्कृति परंपरा में विभिन्नता है, बल्कि यहाँ का मौसम भी विभिन्नता से भरा हुआ है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि संस्कृति और परंपराएं जो हैं उनमें विविधता है, लेकिन साथ में मौसम जो है, एक जगह का मौसम दूसरी जगह के मौसम से बिल्कुल ही अलग है। विभिन्नताओं से भरा हुआ मौसम यहाँ पर है। लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से साल को 6 ऋतुओं में बांटा है। तो यहाँ पर मैं फिर से मिसप्रिंट है, गलत दिया गया है, यहाँ पर आना चाहिए साल को 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जो कि है कौन कौन सी ऋतुएं हैं आप अच्छे से जानते हैं, बचपन से आप ऋतुओं के बारे में पढ़ते हुए आते हैं। ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु कौन सी होती है, जो गर्मी की ऋतु होती है। वर्षा, जब वर्षा होती है, बारिश होती है, मानसून आती है। शरद ऋतु, सर्द यानी कि जहाँ ठंडा मौसम होता है, सर्दी की ऋतु। हेमंत और शिशिर और वसंत, ये हमारी कुल 6 ऋतुओं के नाम दिए गए हैं। मौसम की विभिन्नता के आधार पर इनको बांटा गया है। हर एक मौसम का अपना अलग अलग अंदाज होता है, हर एक मौसम की अपनी खास बात होती है। ग्रीष्म के बाद वर्षा के आगमन से गर्मी में भारी गिरावट आती है। जब बारिश का मौसम आता है तो उससे पहले बहुत गर्मी होती है। गर्मी के बाद, ग्रीष्म ऋतु के बाद हमारी मानसून आती है, वर्षा की ऋतु आती है। आगमन का अर्थ होता है आना। तो जो हमारी गर्मी होती है उसमें भारी गिरावट आ जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, चारों तरफ बिल्कुल बारिश होती है, ठंडी ठंडी फुहारें चलती है और मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अचानक से मौसम खुशहाल हो जाता है, चारों तरफ मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है। अपनी धरती ने जैसे नई चादर ओढ़ ली हो, और जो धरती होती है, पृथ्वी होती है, उस पर नए नए हरे हरे पौधे फूट जाते हैं, और सारे के सारे पौधे ऐसे लगते हैं जैसे एक नई चादर ओढ़ ली हो। वैसे इस पर हरियाली वापस आती है। तो हरे रंग की चादर किसी ने उड़ा दी हो, ऐसे लगता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि धरती को किसी स्त्री की भांति माना गया है या किसी व्यक्ति की भांति माना गया है, और उसको चादर ओढ़ने की बात कही गई है। तो धरती वैसे चादर नहीं ओढ़ती है, इसलिए आप यहाँ पर मानवीकरण अलंकार कह सकते हैं। आषाढ़ और श्रावण के 2 माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं, आषाढ़ का जो महीना होता है और श्रावण का जो महीना होता है। तो ये देसी महीनों के नाम है। वैसे आजकल हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं, जनवरी, फरवरी, इन सभी महीनों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, और साथ में हम इनके बारे में जानते भी हैं। तो आषाढ़ का जो महीना होता है, श्रावण का जो महीना होता है, मुख्य रूप से 2 ऐसे महीने होते हैं जो बारिश के महीने होते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ दिनों तक बारिश होती रहती है। तो हम ये नहीं कह सकते इन्हीं 2 महीनों में बारिश होगी, इसके आगे पीछे भी कभी कभी बारिश होती रहती है। जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, तो अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में हम जानते हैं, तो आप देख सकते हैं जून में शुरू होकर जून के अंत तक हमारी बारिश शुरू हो जाती है और 20 सितंबर तक चलती रहती है। तो ये 2 जो महीने हैं, बीच के महीने जो हैं, आषाढ़ या श्रावण, कब आते हैं, जून के अंतिम और सितंबर के बीच तक ये महीने चलते हैं।
तकरीबन 4 माह देश भर में बारिश होती रहती है। तो चौमासा भी हम कहते हैं 4 महीनों का जो हमारा समूह आप कह सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर बारिश होती है। बाकी महीनों में कम कम बारिश होती है, कभी कभी हो जाती है, कभी नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर जो बारिश होती है वो 4 महीने में होती है और इसको हम चौमासा भी कहते हैं। आपने द्विगु समास में भी पढ़ा होगा। चौमासा यानी कि 4 मास या 4 महीनों का समाहार, 4 महीनों के समूह को हम क्या कहते हैं? चौमासा कहते हैं। चौमासा शब्द स्थानीय भाषा का शब्द है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसीलिए वर्षा के इस काल को चतुर्मास भी कहा जाता है। तो ये शुद्ध शब्द दे दिया गया है चतुर्मास, यानी कि तत्सम शब्द है। चतुर यानी कि 4, मास यानी कि महीने। तो 4 महीनों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? चतुर्मास कहते हैं। और स्थानीय भाषा में इसी को हम क्या कहते हैं? चौमासा भी कहते हैं। भारत में वर्षा का खूब महत्व है। तो वर्षा के बिना तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते जीवन की। वर्षा के माध्यम से ही हमारी जो कृषि होती है, जो हमारा व्यापार होता है, वो आगे बढ़ता है। मानसून के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है कोई भी देश और कोई भी देश की अर्थव्यवस्था। तो वर्षा भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मानसून यानी कि वर्षा ऋतु पर निर्भर करती है। अगर बारिश अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, तो पूरी अर्थव्यवस्था ही बदल जाती है। अगर बारिश अच्छी नहीं होती है, फसल अच्छी नहीं होती है, तो पूरा का पूरा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो ये बहुत ही आसान सा और बहुत ही साधारण सी जानकारी इसमें दी गई थी। अच्छा गद्यांश हम कह सकते हैं, आसान हम कह सकते हैं। आइए प्रश्नों को देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, इन्हीं बातों से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, खाली स्थान ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। कोई बच्चा भी बता देगा और मेरी मदद के बिना भी आप इसको बड़े अच्छे से हल कर सकते हैं। तो कौन सी ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है? यानी कि ग्रीष्म ऋतु के बाद, यानी गर्मी की ऋतु के बाद। और गद्यांश में भी हमने पढ़ा था, तो हम यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे हम अपने सी विकल्प के साथ जाएंगे और इसको हम क्या कर देंगे? यहाँ पर गोले को भर देंगे। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा था, इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई शंका नहीं है। दूसरा प्रश्न है, वर्षा के आगमन से भारी गिरावट आती है। जब बारिश आती है तो क्या किस में गिरावट आती है? अभी अभी हमने पढ़ा था किस में गिरावट आती है? गर्मी जो होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद बारिश आती है। और बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो बारिश के कारण जो गर्मी है उसमें क्या आती है? गिरावट आ जाती है, कम हो जाती है, मौसम खुशहाल हो जाता है, सुहावना हो जाता है। तो इसमें भी कोई दुविधा नहीं है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। आप मेरे बिना भी, किसी की मदद के बिना भी आराम से आप कर सकते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा है? ए, गर्मी में। अगला प्रश्न है, कौन से 2 माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं? तो अभी अभी हमने पढ़ा था। और कौन से महीने थे ये? हमारे आषाढ़ और श्रावण। आप अपने गद्यांश में भी देख सकते हैं, जो कि देसी महीने थे। वैसे हमारे लिए नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आषाढ़ और श्रावण। तो डी विकल्प सही है। तो डी विकल्प के सामने जो हमारा गोला बना है उसी को हम क्या करेंगे? रंग भरेंगे। तो ये हमारा कौन सा विकल्प है? डी विकल्प है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है, गिरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो मूल शब्द और प्रत्यय आपको छांटना है। यहाँ पर गिरावट यानी कि गिर धन आवट। तो आवट यहाँ पर क्या है? हमारा प्रत्यय है। और अगर आवट हम समझ जाते हैं तो आवट समझने के बाद हमें मूल शब्द ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सबसे सही विकल्प हमारा कौन सा है? ए विकल्प है। तो गिर हमारा क्या होगा? मूल। गिर यानी कि गिरना मूल शब्द होगा और आवट इसका क्या है? प्रत्यय है। तो ए विकल्प हमारा सही है। तो वट प्रत्यय भी गलत है, अट प्रत्यय भी गलत है, तुक्का मारा गया है। रावट प्रत्यय तो होता ही नहीं है, ये भी गलत है। तो हमारा सबसे सही विकल्प कौन सा है? ए विकल्प। अगला प्रश्न है, आगमन शब्द का विलोम है। अब यहाँ पर गड़बड़ कर दी है। इतना आसान गद्यांश है, इतने आसान प्रश्न है, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस प्रश्न में इन्होंने फिर से गड़बड़ कर दी है। पिछले 2 मूल्यांकन कार्य पत्रक थे, वहाँ पर भी कुछ जो हमारे प्रश्न थे वहाँ पर गड़बड़ियाँ थी। तो उसके बारे में हम खुलकर बातचीत करते हैं। कहने को तो मैं आपको सीधा उत्तर बता सकती हूँ, बताने के बाद मैं जा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर आपके उत्तर बताने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि यहाँ पर बहुत सारे मिसप्रिंट हैं, बहुत सारी एडिटिंग प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो हमें अपने दिमाग का, विवेक का प्रयोग करना है और धैर्य के साथ अपने प्रश्नों को हल करना है, ताकि फाइनल जो सीबीएसई की परीक्षा होगी तो वहाँ पर आपको 100% सही ही प्रश्न दिए जाएंगे। बड़े सोच समझकर आपका पेपर बनाया जाएगा। तो वहाँ पर उसके लिए हमें तैयारी करनी है। तो यहाँ पर ये प्रश्न मेरे हिसाब से गड़बड़ कर दिए यहाँ पर, और कैसे गड़बड़ की गई है इसके बारे में हम खुलकर बातचीत करने वाले हैं। आगमन शब्द का विलोम। तो विलोम क्या होता है? उल्टे अर्थ वाला होता है। तो आगमन यानी कि आना, और आना का विलोम क्या हो जाएगा? जाना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, परागमन। चलो इसको तो हम हटा देते हैं, परागमन पहला विकल्प। दूसरा है प्रस्थान। प्रस्थान का मतलब भी क्या होता है? जाना। निर्गमन, निर हमारा उपसर्ग है और गमन हमारा मूल शब्द है, और निर्गमन का अर्थ भी होता है जाना, और गमन, गमन का अर्थ भी होता है जाना।
तो यहाँ पर 3 विकल्प हमारे हैं जिनका एक जैसा अर्थ है और हमें एक शब्द का चुनाव करना है जो आगमन का विलोम शब्द है। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न के 3 जो विकल्प हैं तीनों ही सही हो सकते हैं, किसी को भी हम गलत नहीं कह सकते। और इस प्रश्न को इस तरीके से बनाया जाना चाहिए था, आगमन शब्द का विलोम शब्द कौन सा शब्द नहीं है। अगर ये प्रश्न बनता तो हम कह सकते थे परागमन इसका विलोम शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ इन्होंने गड़बड़ी कर दी है और बड़ा ही मुश्किल में डाल दिया है हम सभी को। तो यहाँ पर बेटा अगर मैं कहूँ गमन तो गमन और आगमन बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कहूँ आगमन और प्रस्थान तो गलत नहीं होगा। अगर मैं कहूँ आगमन और निर्गमन तो भी गलत नहीं होगा। तो हम तीनों विकल्प के साथ जाने वाले हैं। इस प्रश्न को मैं बड़ा सा क्वेश्चन मार्क डाल देती हूँ। मैं बिल्कुल सही विकल्प आपको नहीं बताने वाली क्योंकि प्रश्न में ही गड़बड़ी है और इन गड़बड़ियों को हमें समझना है। आंख बंद करके हमें किसी एक विकल्प के साथ नहीं जाना। मैं कहने को तो कह सकती हूँ कि यहाँ डी विकल्प सही है, गमन, गमन आगमन, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रस्थान भी इसका विलोम शब्द होता है। निर्गमन का अर्थ भी जाने के अर्थ में होता है। तो तीनों ही विकल्प यहाँ पर सही की ओर संकेत कर रहे हैं। तो हमारा प्रश्न डाउटफुल है, तो इसमें आप किसके साथ जाना चाहते हैं आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इस प्रश्न को मॉडिफाई किया जाना चाहिए था। ठीक है, तीनों ही हमारे क्या हैं, आगमन के विलोम शब्द हैं। लेकिन प्रश्न को अगर परिवर्तित कर देते हैं, आगमन का विलोम शब्द कौन सा नहीं है, तो हम ए विकल्प के साथ जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे देश का मौसम खालिस्तान भी से भरा हुआ है। यहाँ पर जो लाइन दी गई है इसमें थोड़ी गड़बड़ी कर दी है, एडिटिंग प्रॉब्लम है, मिसप्रिंट आप कह सकते हैं। हमारे देश का मौसम, अब यहाँ पर क्या था, कैसा मौसम था, विभिन्नता, विभिन्नता से भरा हुआ है। या तो ये दिया जाना चाहिए था जो भी है, भी यहाँ पर नहीं दिया जाना चाहिए था। भी जो शब्द है वो सही यहाँ पर फिट नहीं बैठता है। हमारे देश का मौसम विभिन्नता से भरा हुआ है। या फिर हम अपने गद्यांश के पास वापस चल लेते हैं। तो गद्यांश में जो हमारा सही पंक्ति है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ का मौसम भी, तो भी हमारा मौसम के साथ लगना चाहिए था। यहाँ का मौसम भी विभिन्नता से भरा हुआ है। तो ये पंक्ति यहाँ से सीधे के सीधे उठाकर दी गई है, खालिस्तान भरने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी सी यहाँ पर एडिटिंग प्रॉब्लम है, मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर आप सही कर लेंगे। हमारे देश का मौसम भी, तो भी हमारा कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। आप कह सकते हैं भी को यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था। और उसके बाद विभिन्नता से भरा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें हमें कोई दुविधा नहीं है, कोई शंका नहीं है, प्रश्न बड़ा ही आसान है। इसलिए हम कह सकते हैं हमारे देश का मौसम भी विभिन्नता से भरा हुआ है, या फिर हमारे देश का मौसम विभिन्नता से भरा हुआ है। इस तरीके से इस वाक्य को हम पूरा कर लेंगे। आसान है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, शंका नहीं है, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से बांटा है। किसको बांटा है, ऋतुओं को बांटा है, मौसम को बांटा है। तो हमारे विकल्प जो है साल को बांटा है, ठीक है। देश को बांटा है, ये तो बिल्कुल गलत है। क्षेत्र को बांटा है, बिल्कुल गलत है। लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से बांटा है, किसको बांटा है। चलिए गद्यांश की मदद ले लेते हैं ताकि हमें कोई दुविधा ना रहे, कोई परेशानी ना रहे। तो आप देख सकते हैं मौसम के मिजाज के हिसाब से साल में 6 ऋतुओं में बांटा है। तो साल को 6 ऋतुओं में बांटा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हम हो सकते हैं कि साल को बांटा है या ऋतुओं को बांटा है। तो यहाँ पर किसको बांटा है ये पूछा गया है, तो हम किसके साथ जाएंगे, साल को बांटा गया है। एक साल में 6 ऋतुएं होती हैं, तो ऋतुओं को नहीं बांटा बल्कि साल को 6 ऋतुओं में बांटा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वैसे तो कहने को बड़े आसान प्रश्न होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा हम ध्यान दे सकते हैं। लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से साल को बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 6 ऋतुओं में बांटा है। तो वैसे ऋतुओं को बांटा है, तो ऋतुओं को बांटा है, लेकिन ऋतुएं किस में बांटी हैं, साल में 6 ऋतुएं बांटी हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो सही विकल्प है वो साल को बांटा है। ऋतुओं भी सही लग रहा है, लेकिन सबसे सही विकल्प क्या होना चाहिए, साल को बांटा है। हमारे देश में कितने ऋतु हैं, तो हमारे देश में कितनी ऋतुएं हैं, बड़ा आसान सा है, 6 ऋतुओं में बांटा है। तो ये अभी हमने देखा, तो ये कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। चतुर्मास शब्द का अर्थ होगा, तो ये आसान है, अभी भी हमने बातचीत की थी गद्यांश को पढ़ते समय। चतुर्मास शब्द का अर्थ होगा चतुर यानी कि 4 और मास यानी कि महीने। तो चतुर व्यक्ति, ये तो बड़ा ही अटपटा है। चतुर ऋतु, तुक्का मारने वाली बात है। 4 पहर बिल्कुल ही गलत है। तो बहुत ही आसान सा इसका उत्तर है 4 महीने। चतुर्मास यानी कि चौमासा यानी कि 4 महीने, उसी को हम क्या कहते हैं, चतुर्मास।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 आप देख सकते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है। तो ये भी बड़ा ही आसान सा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मानसून पर निर्भर करती है। बारिश होगी कि नहीं होगी, बारिश होगी कि नहीं, बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प हमारा क्या है, सही है। तो यहाँ पर एक प्रश्न में हम डाउट कह सकते हैं कि एक प्रश्न को मॉडिफाई करके दिया जाना चाहिए था, और एक और प्रश्न है उसमें थोड़ा सा हम शंका में आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जल्दी से पुनरावृत्ति हम कर लेते हैं, फटाफट यहाँ बता देते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर क्या होने वाला है, बड़ा ही आसान है, सी विकल्प के साथ हम जाएंगे। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। दूसरा जो प्रश्न है, वर्षा के आगमन से भारी गिरावट आती है, किसमें आती है, ए विकल्प के साथ हम जाएंगे, गर्मी में भारी गिरावट आती है। कौन से 2 महीने मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं, डी विकल्प के साथ हम जाएंगे, आषाढ़ और श्रावण। गिरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है, बड़ा ही आसान है, और ये हमारा है ए विकल्प के साथ हम जाएंगे, गिर धन आवट। आगमन शब्द का विलोम, मैंने कहा है ये डाउटफुल प्रश्न है, ये बड़ा सा क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो यहाँ पर या तो प्रश्न को परिवर्तित करके दिया जाना चाहिए था, या विकल्पों में यहाँ पर संशोधन किया जाना चाहिए था। प्रस्थान, गमन और निर्गमन तीनों का जो अर्थ होता है वो जाने के अर्थ में होता है, और आगमन आना होता है, तो तीनों ही विकल्प इसके विलोम हो सकते थे। तो ये डाउटफुल प्रश्न है, इसको मैं यहीं पर छोड़ देती हूँ, मैं किसी विकल्प के साथ नहीं जाती हूँ। अगला प्रश्न है, हमारे देश का मौसम खालिस्तान से भरा हुआ है, विभिन्नता से भरा हुआ है, बड़ा ही आसान है, इसमें किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, बी विकल्प सही है, विभिन्नताओं से भरा हुआ है। लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से बांटा है, ऋतुओं को 6 भागों में बांटा है, लेकिन साल में 6 ऋतुओं को बांटा है। तो मेरे हिसाब से साल को किस में बांटा है, ऋतुओं में बांटा है। वैसे ऋतुओं को बांटा है ये भी सही लग रहा है, लेकिन सबसे सही की बात करें तो साल को बांटा है 6 ऋतुओं में, इसके साथ हमें जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, हमारे देश में कितने ऋतु होती हैं, 6 ऋतु होती है, कोई दुविधा नहीं है, शंका नहीं है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। चतुर्मास शब्द का अर्थ होगा 4 महीने होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सबका उत्तर एक समान आने वाला है, 4 महीने। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मानसून पर निर्भर करती है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। तो 2 प्रश्नों में शंका हम कह सकते हैं, एक तो हमारा ये ऋतुओं वाला है, लेकिन यहाँ साल को बांटा गया है मौसम और काम के हिसाब से, तो मौसम के मिजाज के हिसाब से हमने किसको बांटा है, साल को 6 ऋतुओं में बांटा है, तो बी विकल्प सही होना चाहिए। और एक जो प्रश्न है इसको पूरी तरह से संशोधित किया जाना चाहिए था। और 5वां जो प्रश्न है इसमें हम बड़ा सा क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही विकल्प हमारे विलोम शब्दों की ओर इशारा कर रहे हैं, तो हम किसी एक विकल्प के साथ हम नहीं जा रहे हैं। ये आज का हमारा मूल्यांकन कार्य पत्रक था। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, कहाँ पर डाउट है, कहाँ पर मिसप्रिंट हो सकता है, कहाँ पर गलतियाँ हो सकती है, उनके बारे में हमने खुलकर बातचीत की है। कोविड के संदर्भ में आप अच्छे से जानते हैं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है, घर से बाहर जाते समय मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी बनाए रखना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, आपकी मदद हुई होगी, और इसी तरह से आपने अभ्यास करते रहना है, ताकि परीक्षा में जब इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई दुविधा या शंका ना रहे। और एक बात विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, सीबीएसई का जो पेपर आएगा, फाइनल जो पेपर आने वाला है, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती की संभावना नहीं होती है, 100% आपको सही प्रश्न दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रश्नों में दिक्कतें आती हैं, तो उसको हम साथ साथ इसी तरीके से हम आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम ये ना सोचें कि जो भी प्रश्न है वो सही ही होता है, वो गलत भी टाइपिंग में एरर हो सकती है, गलत भी फ्रेम किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मूल्यांकन कार्य पत्रक के साथ, किसी और नई कार्य पत्रिका के हल के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। टाइपिंग एरर हो सकती है, गलतियाँ हो सकती हैं, इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। किसी भी बात को बिना किसी तथ्य के या तर्क के स्वीकार नहीं करना है। ये बात अपनी आदत में शामिल कर लीजिए कि हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, लेकिन सही सॉल्यूशन हमें ढूंढना है, गलत की तरफ हमें नहीं जाना है। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।